हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोनीटोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा ब्लड जो है वो वेसल्स में मूव करता है, राइट। तो हमारे अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। नाउ क्या होता है कि जब हमारे ये वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो मूव करेगा कहाँ, एक तो आयोटा में जाएगा, राइट, और एक जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये दोनों ही क्या हैं, हमारी आर्टरीज हैं, राइट। जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो हार्ट से इजेक्ट आउट होगा प्रेशर के साथ और आयोटा और आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो बेसिकली प्रेशर प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। वेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। वाई? बिकॉज वेन्स जो हैं वो हमारे हार्ट के पास ब्लड लेके आती हैं, तो पीछे से कोई पंप नहीं है प्रेशर देने के लिए। लेकिन आर्टरीज में वेंट्रिकल से पंप, क्योंकि हम हार्ट को एक पंप की तरह ही मानते हैं, तो क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो है वो आर्टरी में हमारा जाएगा ब्लड। तो बेसिकली अगर हम ये मान लें कि ये हमारी आर्टरी है, राइट, और यहाँ पे ऐसे यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो जो ब्लड यहाँ पे वॉल्स ऑफ द आर्टरी पे, एंडोथीलियम जो है हमारी ब्लड वेसल की, आर्टरी की, उस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो है हमारा ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली क्या है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड। प्रेशर एग्जर्ट कौन कर रहा है, ब्लड। प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड कहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है, ऑन द वॉल्स ऑफ, ब्लड वेसल भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आर्टरी में ही प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज द ब्लड प्रेशर, राइट। अब ये ब्लड प्रेशर जो है वो हम मेजर किससे करते हैं, हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे जो है हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर that the blood exerts on the wall of artery during ventricular contraction। तो जब हमारी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब कितना प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब डायस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक इज लिटिल डिफरेंट देन द सिस्टोलिक प्रेशर। इट्स बेसिकली द मिनिमम प्रेशर exerted by the blood on the wall of artery during ventricular relaxation। ठीक है। तो बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर में क्या हो रहा है, एक तो हम मैक्सिमम प्रेशर देख रहे हैं और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हम मैक्सिमम प्रेशर देख रहे हैं। डायस्टोलिक प्रेशर में हम मिनिमम प्रेशर चेक कर रहे हैं, जो कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पे हम चेक कर रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर होता है हमारा 120 mm ऑफ Hg, राइट। 120 mm ऑफ Hg हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 80 mm ऑफ Hg। Hg इज़ मर्क्यूरी, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो गया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है
is 120/80 mm of Hg। क्योंकि हम ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर बेसिकली क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। SP माइनस DP इज द पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है हमारा 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है हमारा 80। तो पल्स प्रेशर कितना हो गया 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, नाउ इसके बाद जो हमें बात पता होनी चाहिए इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अब हमें पता चल गया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया हमारा 120 mm ऑफ Hg। पर आजकल बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। राइट, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। बट इट इज़ नॉट कि एक बार हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो दैट इज़ हाइपरटेंशन, तो हमें बीमारी हो गई हाइपरटेंशन की। नो, अगर कंसिस्टेंटली रेगुलरली हमारा ब्लड प्रेशर जो है, कंसिस्टेंटली या रेगुलरली हमारा ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे 150/100 आ रहा है या 140/90 आ रहा है, तो होता है कि यू हैव अ डिजीज़ ऑफ हाइपरटेंशन और यू हैव हाई ब्लड प्रेशर डिजीज़। ये नहीं कि एक बार अच्छा कभी हो गया कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली हम ये मानते हैं अगर आपका कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg के ऊपर आ रहा है तो यू हैव हाइपरटेंशन। ओके, तो इसके लिए हम स्फिग्मो मैनोमीटर यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यूज़ करेंगे। तो स्फिग्मो मैनोमीटर बेसिकली क्या करेगा, हम क्या करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर में एक कफ होता है जो कि आपकी लेफ़्ट आर्म पे नॉर्मली लगा के रखते हैं। तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारी एक ब्रेकियल आर्टरी होती है, उसमें क्या प्रेशर होता है उसको मेजर करने की कोशिश करता है। राइट, सो इट्स द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर। अगर किसी ने कभी चेक कराया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी लेफ़्ट आर्म पे एक कफ लगाते हैं हम डॉक्टर, और फिर स्टेथोस्कोप रख के वो सुनते हैं। राइट, और एक मर्क्यूरी वाला जो होता है, मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है साइड में लगा हुआ होगा। आजकल तो वैसे डिजिटल ही आ गए हैं, सबके घर पे नॉर्मली होते हैं डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीन्स। तो उसको यूज़ करके यू कैन टेल द सिस्टोलिक प्रेशर, द डायस्टोलिक प्रेशर, इवन द पल्स रेट। राइट, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर के बारे में। वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। राइट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हम ब्लड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स ऑफ द आर्टरी पे, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज़ इज स्फिग्मो मैनोमीटर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो मैक्सिमम प्रेशर हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे ब्लड जो है वो वॉल्स ऑफ द आर्टरी पे करेगा एक्सर्ट, दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर, और दैट इज़ 120 mm ऑफ Hg स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ the minimum pressure exerted by the blood on the walls of artery during ventricular relaxation, which is around 80 mm of Hg. नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 mm of Hg होता है, और पल्स प्रेशर नॉर्मल स्टैंडर्ड इज़ 40 mm of Hg। अगर कंसिस्टेंटली रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ डिजीज़ ऑफ हाइपरटेंशन। और स्फिग्मो मैनोमीटर हमारी कौन सी आर्टरी यूज़ करता है चेक करने के लिए हमारा ब्लड प्रेशर, द ब्रेकियल आर्टरी विच इज़ प्रेजेंट ऑन द जो आपकी बाइसेप पे एक मसल प्रेजेंट होगी, मसल नहीं, बाइसेप पे एक आर्टरी प्रेजेंट होगी, दैट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ECG।
ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। तो जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमें मिलता है ईसीजी का जब हम मेजरमेंट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज to measure this ECG is known as electrocardiograph, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ईसीजी मैंने बता दिया है। व्हाट इज ईसीजी? It is the graphical representation of the electrical activity of the heart. अब हमें ये तो सबको पता ही है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, हमारा एसए नोड प्रेजेंट है यहाँ पे हार्ट में, जो कि एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होंगी हार्ट में और जिसकी वजह से हमारा ब्लड मूव कर रहा है, राइट। तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज़ करते हैं और हम अपना एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा हार्ट ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे हार्ट में ब्लड ढंग से मूव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, वैसे तो हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्शन पोटेंशियल एंड द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, पर अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली क्या होगा कि जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है तो आपकी जो नर्व इम्पल्स आएगी, यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी, तो सोडियम आयन जो हैं वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले टाइम पे हमारी मेम्ब्रेन के, हमारा जो नर्व होता है उसके अंदर, एक्सॉन के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, राइट। लेकिन जब हमारी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी तो सोडियम आयन जो है वो अंदर आएगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और जब ये डीपोलराइजेशन होगी उसके बाद ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स is preceded by depolarization, ठीक है। तो पहले डीपोलराइजेशन होगी मेम्ब्रेन की, सारी वॉल्स ऑफ द हार्ट चेम्बर की, उसके बाद ही हमारा जो चेम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो उसके बाद होगा। पहले डीपोलराइजेशन होगी, उसके बाद जो है हमारी कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ द ईसीजी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी होगी पी वेव, राइट। पी वेव किसको डिनोट करती है? पी वेव डिनोट्स डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है। क्या मतलब है कि पहले डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगी, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद वेव नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, विच डिनोट्स डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, राइट। तो QRS कॉम्प्लेक्स में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी जो वेंट्रिकल है वो पहले डीपोलराइजेशन होगी वेंट्रिकल्स की, एंड बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उसके बाद, विच इज सिस्टोल का मतलब याद है ना सबको, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। एंड टी वेव
denotes repolarization of ventricles. दैट इज़ कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो अपनी वापस रिलैक्स्ड पोजिशन में आ रहे हैं. ठीक है, तो पी वेव क्या है? पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया. ये रही हमारी पी वेव. ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है विच इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल. दिस इज आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये जो आप पूरा देख पा रहे हो. ठीक है, एंड टी वेव इज रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. तो बेसिकली जो जॉइंट डायस्टॉल होता है तो वो पूरा रिलैक्सेशन हो जाएगी. तो दैट इज़ रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज़ द टी वेव. नाउ अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? हमने बहुत सारे ग्राफ वगैरह पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में. तो लेट्स टॉक अबाउट कि एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका है. सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वी कैन सी कि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड इस ग्राफ में आएगा आर का, राइट, एंड लोएस्ट एम्पलीट्यूड किसका आ रहा है? ये दोनों चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसका आ रहा है. हाईएस्ट एम्पलीट्यूड क्योंकि आर वाली जो वेव है ये सबसे ऊपर जा रही है, राइट, और सबसे नीचे कौन सी आ रही है? एस वाली वेव. सो लोएस्ट एम्पलीट्यूड इज ऑफ द एस वेव. नाउ हम जो है इस ईसीजी से अपना बेसिकली क्या है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब जो है हमारा हार्ट जो है वो ब्लड इजेक्ट आउट करता है, राइट. दैट इज़ व्हेन द ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ द हार्ट व्हेन योर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. सो द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस इन योर ईसीजी विल टेल यू अबाउट द पल्स रेट, कि कितनी बार आपके हार्ट ने ब्लड इजेक्ट आउट किया इज़ द पल्स रेट, right. So we can say that number of QRS complex will be equal to the pulse rate. ठीक है, तो जितनी QRS कॉम्प्लेक्सेस होंगी उतनी तेज़ी से आपका हार्ट बीट कर रहा है या उतना आपका पल्स रेट या हार्ट रेट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे फास्ट हार्ट बीट दिखा रखी है. फास्ट हार्ट बीट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नंबर ज़्यादा है, राइट. नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज़ हायर इन दिस. तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट बीट हमारी फास्ट है, पल्स रेट जो है हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब हम स्लो हार्ट बीट की बात कर रहे हैं. तो यू कैन सी कि बहुत धीरे, बहुत कम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आर लोअर इन नंबर, राइट. तो इसकी वजह से हमारा पल्स रेट जो है वो कम है, करेक्ट. इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में 9 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं और सेम अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ पे 4 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं, राइट. तो यू कैन सी कि हम ईसीजी से बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज कर सकते हैं कि आपका पल्स रेट क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है. ऑल्सो वी कैन डायग्नोज मैनी अदर थिंग्स सच एज, अगर हम ये हमारी नॉर्मल ईसीजी है, पी क्यू आर एस टी वेव है हमारी. एक होता है कि हमारा एस टी वेव में डिप्रेशन आ गया और एस टी वेव एलिवेट हो गई, राइट. तो और भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, पर अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस एस टी डिप्रेशन एंड एस टी एलिवेशन. तो एस टी डिप्रेशन बेसिकली व्हाट डज इट डिनोट्स? इट डिनोट्स मायोकार्डियल ischemia, okay, and ST elevation denotes myocardial infarction. ठीक है, अब होता क्या है मायोकार्डियल इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फाक्शन? तो लेट्स से ये हमारा हार्ट है, ठीक है, बहुत ही बुरा वो है डिपिक्शन ऑफ हार्ट, बट लेट्स से दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे हार्ट को एक आर्टरी होती है जो प्रोवाइड कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सी आर्टरी होती है वो? दैट इज़
कोरोनरी आर्टरी, राइट। तो इमेजिन करो अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट बन जाए, इट कैन बी अ क्लॉट बिकॉज ऑफ फैट डिपॉजिट, बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट, बिकॉज कोई ब्लड क्लॉट आ गया, राइट। सो दिस इज़ अ क्लॉट। तो क्या होगा, आपकी हार्ट की जो मसल है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, राइट। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना बंद हो जाएगा तो वो हार्ट की मसल काम नहीं कर पाएगी, वो वाला जो पार्ट है हार्ट की मसल का, मायोकार्डियम का, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो जब वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो वो वाली चीज़ जो है वो हमारी ख़राब होने शुरू हो जाएगी, डेड होने शुरू हो जाएगी। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हम तब देख पाते हैं ईसीजी में व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ oxygenated blood to the heart muscle। तो बेसिकली जब आपकी हार्ट मसल को कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा या मिलना ही बंद हो जाएगा, तब हम ऐसे एसटी डिप्रेशन ईसीजी वाली वेव में देखते हैं। अब क्या होगा, अगर बहुत टाइम तक आपकी हार्ट मसल को नहीं मिल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, तो वो सारी मसल डेड होने शुरू हो जाएगी। ये सारी मसल डेड हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा मसल डेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका हार्ट काम करना ही बंद कर देगा, आपका ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हार्ट। सो दैट इज़ बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन व्हेन योर हार्ट मसल डाइज, सम पार्ट ऑफ योर हार्ट मसल डाइज, राइट। तो जब वो डेड ही हो गई तो वो कोई काम ही नहीं कर रही, और जब बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है तो सर्वाइवल इज़ लिटरली नॉट पॉसिबल। तो हार्ट अटैक जब होता है दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन इज़ बेसिकली डेड। तो डेड मसल जो है वो आपकी कोई काम नहीं कर पा रही है, डेड मसल, तो उसकी वजह से आपका हार्ट ब्लड पंप बिल्कुल ही पंप करना बंद कर देगा। तब यू सी एसटी एलिवेशन, द वेव, द ST सेगमेंट इज़ एलिवेटेड। ओके, सो बेसिकली अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अगर आपका ECG चेक करते हैं तो वो आपके डायग्नोज कर सकते हैं बहुत ढंग से कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या इशू है, आपकी हार्ट बीट ठीक है, आपका हार्ट की कंट्रैक्शन ढंग से हो पा रही है नहीं, आपका एट्रिया ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। तो वो सब कुछ डॉक्टर एक ECG देख के डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड जो है ECG, स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो जब हम ECG प्रोड्यूस करते हैं तो हम लीड्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स यूज़ करते हैं हम, राइट, टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो वो इलेक्ट्रिकल लीड्स अब हम कहाँ लगाते हैं, वैसे तो 6 लीड ECG भी यूज़ होता है, और ECG यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात कर रहे हैं, विच इज़ द मशीन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी 6 लीड भी हो सकती हैं, 12 लीड्स भी हो सकती हैं, बट अगर हम स्टैंडर्ड या जो NCERT में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करें, जो शुरुआत से जैसे चल रहा है, तो उसके अंदर 3 लीड्स होती हैं। एंड वेयर आर दोज 3 लीड्स कनेक्टेड, 1 to each wrist and 1 to the left ankle, ठीक है। तो आपकी राइट साइड पे, राइट रिस्ट पे एज वेल एज लेफ्ट रिस्ट पे एक लीड लगी होगी, एक लीड लगी होगी, और एक लीड आपकी लगी होगी लेफ्ट एंकल पे। और फर्स्ट ECG किसने परफॉर्म करी थी? फर्स्ट ECG वाज परफॉर्म्ड बाय विलियम आइथोवन। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू ECG। होता क्या है ECG, जो हम ग्राफ, ये जो ग्राफ बन रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये याद रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे
जो ग्राफ है दैट इज़ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और कॉन्ट्रैक्शन जो है विल बी प्रोसीडेड बाय व्हाट, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी पार्ट्स ऑफ द ईसीजी, देयर इज पी वेव, देयर इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव क्या है, जब डीपोलराइजेशन होगी एट्रिया की, एट्रियल सिस्टोल होगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जब डीपोलराइजेशन होगी वेंट्रिकल्स की, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। उसके बाद टी वेव इज रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किस में हम देख पा रहे हैं, आर में, एंड लोएस्ट एम्पलीट्यूड इज इन द एस। नंबर ऑफ क्यूआरएस वेव क्या डिपिक्ट करता है, पल्स रेट, राइट। अगर हमारा नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है तो पल्स रेट ज़्यादा होगा, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम है तो पल्स रेट कम होगा, हमारी हार्ट बीट स्लो होगी। उसके बाद ईसीजी जो है वो बहुत सारी हमें डिजीज़ डायग्नोज करने में हेल्प करता है। नॉर्मल ईसीजी यहाँ पे शो कर रखी है, नॉर्मल पी वेव है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एंड देन देयर इज़ द टी वेव। अगर एसटी डिप्रेशन है तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, विच इज़ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट हो गया है, बढ़ गया है, मतलब दिख रहा है आपको ऐसे बढ़ा हुआ, तो दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आपकी हार्ट मसल जो है वो डेड हो गई है। स्टैंडर्ड ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में 3 लीड्स होती हैं, जो शुरुआत में था, जो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है। दैट इज़ हम क्या कनेक्ट करते हैं, 3 लीड्स कहाँ कनेक्ट करते हैं, 1 टू ईच रिस्ट विच इज़ राइट एंड द लेफ्ट रिस्ट, एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। फर्स्ट ईसीजी किसने परफॉर्म करी थी, विलियम एंथोविन ने। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड और आप आगे क्या पढ़ना चाहोगे, प्लीज़ लेट मी नो, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर इट। तो I hope you like this video. Thank you.